और यहाँ पे हम जो है वो इसका फेस डायग्राम भी जो है वो समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स भी दिखा देती हूँ। नोट्स भी आपको मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। द वाटर सिस्टम, जल तंत्र जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर में काफी सारे सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपके बीएससी सेकंड ईयर में कोई ना कोई एक सिस्टम जो है वो आने ही वाला है और आएगा ही आएगा। हर साल एग्जाम में आता ही है कोई ना कोई एक सिस्टम, और इस टाइप से सिस्टम जो है वो आपको 3 से 4 नंबर के लिए जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सारे सिस्टम की तैयारी आपको करना है। अगर आप ये सिस्टम को अच्छे से समझ गए ना तो बाकी के सिस्टम भी आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएंगे और काफी आसान है गाइज ये सब सिस्टम जो है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे नोट्स भी आपको पूरा लिखना है और नोट्स को तो आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि काफी आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो द वाटर सिस्टम हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका 2-3 लाइन में जो है वो इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। उसके बाद हम जो है वो उस डायग्राम की तरफ जो है वो जाएंगे और ये भी समझेंगे कि वो डायग्राम आखिर क्यों बनाया जाता है, क्या है ये वाटर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा वाटर सिस्टम है उसमें 3 फेस होते हैं, मतलब उसमें 3 प्रावस्थाएं होते हैं। जैसे कि बर्फ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आइस जो कि सॉलिड रूप में होता है। आप सभी को पता है कि जैसे ही हम बर्फ को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, एक टेम्परेचर के बाद वो जो आपका बर्फ है वो जल में बदल जाएगा, मतलब वो जो है वो वाटर लिक्विड में जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इस वाटर को थोड़ा सा और टेम्परेचर दे दें तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो जो आपका वाटर है वो गैस में जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पे वाटर सिस्टम में इन तीनों के बीच जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, एक साम्यावस्था जो है वो स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप जानते हो कि अगर हम बर्फ को थोड़ा सा गर्म करें तो वो वाटर जो है वो बन जाएगा। अगर हम वाटर को फिर से थोड़ा सा ठंडा कर दें तो फिर से वो बर्फ में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इन तीनों फेसेस के बीच जो है वो एक इक्विलिब्रियम जो है वो स्थापित हो जाएगा। बाकी चीजें मैं आप लोगों को वहां पे डायग्राम में भी समझाऊंगी। बस यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि आखिर ये वाटर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। तो ये तो हुआ, आप फेस के बारे में समझ चुके हो कि वाटर सिस्टम में जो है वो आपको 3 फेस देखने को मिलेंगे। पहला है आपका आइस, देन दूसरा है आपका वाटर एंड तीसरा है आपका वेपर। मतलब आइस जो है वो सॉलिड रूप में रहेगा, ठोस के रूप में रहेगा, जो वाटर होगा वो लिक्विड के रूप में रहेगा और जो वेपर होगा वो गैस के रूप में रहेगा। अब इसके बाद देखिए, तीनों फेस को केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अतः यह एक घटक तंत्र या 1 कंपोनेंट सिस्टम का उदाहरण है। अब फेस के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए हो। अब यहाँ पे कंपोनेंट भी एक वर्ड है जो कि अलग से वीडियो तो बना ही हुआ है कंपोनेंट के लिए। ये इस चैप्टर का जो है वो 3rd नंबर का नोट्स है। अगर बाकी के नोट्स देखने हैं तो बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको जाना है। वहां पे एटलीस्ट आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेना चाहिए ताकि जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो आपका सिस्टम है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है। तो आखिर ये 1 कंपोनेंट सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि हम इस सिस्टम में केवल H2O का यूज कर रहे हैं। अगर अब मैं आइस को लिखना चाहूँ तो आइस को कैसे लिखेंगे? H2O S करके लिखेंगे, मतलब H2O और कोष्टक में S मतलब सॉलिड। तो ऐसा तो नहीं कि आइस का कोई अलग सा और कोई केमिकल फॉर्मूला होता होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आइस को भी जो है वो एक वाटर ही है, H2O के रूप में ही हम लिखते हैं। सेकंड चीज, हम अगर वाटर की बात करें तो उसको तो हम H2O लिखते ही हैं, H2OL करके। देन थर्ड, अगर हम गैस की बात करें, वेपर की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है उसको भी हम H2O ही लिखते हैं और साइड में हम जो है वो G करके लिखते हैं, H2OG। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में हम केवल एक ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है H2O। अगर हमारा कोई दूसरा सिस्टम होता, मान लीजिए पानी में हम लोगों ने नमक घोला हुआ है तो वहां पे मैंने NaCl का भी यूज किया है, वहां पे मैंने H2O का भी यूज किया है, तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? वो क्या 1 कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने और भी कंपोनेंट का यूज किया हुआ है। तो वो आपका मे बी 2 कंपोनेंट, मे बी 3 कंपोनेंट, बहुत सारे इस टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो है वो केवल 1 कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हम लोगों ने केवल 1 कंपोनेंट का यूज किया हुआ है, एक ही घटक का यूज किया हुआ है, वो है वाटर। तो अगर वाटर, जैसे कि आप अगर सी आता है, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट को जो है वो सी करके आगे पढ़ेंगे। फेस लॉ में भी आप देखे हो F इक्वल C-P+2 होता है। तो सी का मतलब समझ जाना है कि आपको कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। P मतलब आपको समझ जाना है कि आपको फेस के बारे में पूछा जा रहा है।
पी का अगर आता है आपको कि वाटर सिस्टम में कितने फेस है, तो आपको बताना होगा कि इस वाटर सिस्टम में आपको 3 फेस देखने को मिलेंगे। अगर कंपोनेंट पूछा जाता है वाटर सिस्टम में आपको कितने कंपोनेंट यूज हुए हैं, तो आप बताओगे वाटर सिस्टम में केवल एक ही कंपोनेंट, वो है H2O यहाँ पे यूज हुआ। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे फेस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे लिखना है। फेस डायग्राम के सबसे नीचे की ओर हम आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ना हमें टेम्परेचर को जो है वो इंक्लूड करना है। मींस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम से ज्यादा की ओर जो है वो बढ़ते जाएगा, ऐसा आपको दिखाना है। मतलब यहाँ पे माइनस से शुरू हो सकता है, फिर 0 से शुरू हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसा करते करते 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोगों ने सबसे नीचे की ओर जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो प्रेशर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। धीरे धीरे ये प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है, देन 1 atm, देन 218 atm। तो ये प्रेशर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और ये जो है वो टेम्परेचर। तो फेस डायग्राम में सबसे पहले आपको समझ आया, सबसे नीचे में आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर को इंक्लूड करना है, और इस तरफ आपको जो है वो प्रेशर को लिखना है। तो देखिए ये सब क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें जो है वो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें आप जो है वो प्रेशर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। मींस पिस्टन को ऊपर नीचे करके आप यहाँ पे प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप टेम्परेचर के लिए, ताकि आप जितना आपको टेम्परेचर की नीड हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बर्नर वगैरह भी हम लगा दिए हैं, ताकि यहाँ पे इसे एडजस्ट करके हम यहाँ पे पानी को जो है वो टेम्परेचर दे सके। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इसके टेम्परेचर को एकदम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर ला दे, मतलब ये पानी को हम एकदम ठंडा कर दे, हम यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेचर दे दे कि ये पानी एकदम बस ठंडा ही हो जाए, तो लास्ट कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पानी है वो बर्फ में जो है वो बदल रहा है। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इस टेम्परेचर को हम इस तरफ जितना लाते जाएंगे, टेम्परेचर को जितना हम करते जाएंगे, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, अब इससे जितना हम माइनस इस टेम्परेचर को देते जाएंगे, तो वो जो आपका वाटर होगा वो आपको आइस के रूप में देखने को मिलेगा। मींस आपको बर्फ के रूप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रेशर को भी एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, मान लीजिए पानी ये जो आप है आपका बर्फ के रूप में बदल गया है, अगर आप थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देते हो, मान लीजिए 0.0998 डिग्री सेल्सियस आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो मे बी वो जो आपका आइस बना हुआ है, बर्फ बना हुआ है जो कि सॉलिड रूप में था, अब धीरे धीरे वो आइस जो है वो पिघलने लगेगा, और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जिसमें वो जो बर्फ है वो पानी में बदल चुका है। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब टेम्परेचर को हम जैसे जैसे एडजस्ट करते जाएंगे, प्रेशर को हम जैसे जैसे एडजस्ट करते जाएंगे, जो पानी है, जो आपका वाटर है, वो पहले बर्फ रहेगा। जितना कम डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं हम, वो जितना वो जो है वो आइस है, जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, देन वो वाटर बनेगा। देन उसके बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब आप टेम्परेचर को एकदम से बढ़ा दोगे, मीन्स 374 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, तो वो जो आपका पानी है वो जो है वो वाष्प के रूप में जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, ये वाले कंडीशन में आपका जो वाटर था वो आइस के रूप में था। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये जो आपका वाटर, ये जो आपका पानी था वो पहले पानी बन गया, लिक्विड रूप में आ गया। देन जो आपका H2O है, धीरे धीरे जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते गए, फिर वो वाष्प के रूप में जो है वो हमें दिखाई देने लगे। तो क्लियर हुआ इस डायग्राम में मैंने क्या चीज को शो किया हुआ है। हमने फेज डायग्राम में मेन हमको क्या चीज बताना होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस में कितने प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे हम किसी चीज को एडजस्ट करें कि वो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो, देन वाटर में कन्वर्ट हो, देन वेपर में कन्वर्ट हो, और एक कंडीशन कोई ऐसा आए जब तीनों चीज हमें देखने को मिले। तो ये चीज हम लोग जो है वो इस डायग्राम के थ्रू जो है वो समझेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आया कि एक्चुअल में हमें क्या क्या करना है। सभी चीज को मैं आपको बताऊंगी, जितना भी यहाँ कर्व ये वो बन रहा है, सब चीज को हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आपको यहाँ पे देखना है O और A। मतलब यहाँ पे आप एक कर्व देख रहे हो, एक वक्र देख रहे हो, जो यहाँ O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक जो है वो खींचा हुआ है, जिसे वेपोराइजेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे ये वो कंडीशन है जिसमें जो पानी है उसको हम लोग इतना टेम्परेचर अब दे चुके हैं कि वो पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। मीन्स वो पानी जो है वो वेपर में जो है वो चेंज हो रहा है, जिसे हम वेपोराइजेशन का स्टेट या वेपोराइजेशन का कंडीशन हम कहते हैं। तो अब साथ साथ आपको नोट्स भी लिखते जाना है। तो चलिए फेज डायग्राम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप यहाँ पे पॉइंट लिखिए अपने नोट्स में, कर्व AO, वक्र AO, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे मैं केवल आप लोगों ये बाकी चीज को अभी कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, केवल आप यहाँ पे ओ और ए के बीच जो है वो आपको फोकस करना है। ये ओ से लेकर के जो कर्व ए है ना, इतना तक आपको फोकस करना है। ये सब भी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। तो चलिए पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यह वाष्पन वक्र कहलाता है, वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। ये जो आपका कर्व होगा ओ ए कर्व को आप जब डील करोगे तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि ये ओ ए कर्व जो है वो वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। वेपोराइजेशन कर्व क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प होता है। तो वाष्पन वक्र इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखना है, यह वाष्पन वक्र या वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। इस कर्व में जल वाष्प साम्य अवस्था में रहते हैं, मीन्स यहाँ पे वाटर और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, यहाँ से वाटर जो है वो अब धीरे धीरे वाष्प बनना जो है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जल और वाष्प के बीच मतलब वाटर और वेपर के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्थापित होगा। कर्व ओ से स्टार्ट होकर ए पॉइंट पर जो है वो समाप्त हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आपका वेपोराइजेशन वाला जो कर्व है, वेपोराइजेशन वाला स्टेट है, वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे इस पॉइंट से शुरू होगा, ओ पॉइंट से शुरू होगा और ये ए पर जो है जाकर के खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर लीजिए, आपने कितना टेम्परेचर रखा होगा कि ये कंडीशन आपको देखने को मिला 0.0098 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो 4.58 mm जो है वो आपका प्रेशर है। मींस इस प्रेशर से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो आपका वाटर है वो अब धीरे धीरे वेपर में जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये आपका कहलाता है कर्व ओ ए, या जिसे आप कह सकते हो वक्र ए ओ। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है पॉइंट ए, जहां से अगर आप आगे बढ़ोगे, मींस अगर इस टेम्परेचर को आप ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो क्या मतलब ये जो एक इक्विलिब्रियम है वो वहां से खत्म हो जाएगा। मींस तो इसे जो है वो हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ए। यहाँ इस 374 डिग्री सेल्सियस से आप आगे की ओर जो है वो नहीं बढ़ सकते हो। और ये जो है वो आपका ए जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर आप इससे आगे की ओर बढ़ोगे तो ये आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए, बिंदु ए, जिसे क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। मतलब ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट ए, इसे हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, इस पॉइंट पर टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस तथा प्रेशर 217.5 ATM रहता है। तो अगर यहाँ पे हम ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है जिसे पॉइंट ए कहा जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 374 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका टेम्परेचर होगा और इसका जो प्रेशर होगा वो 218 ATM जो है वो इसका प्रेशर होगा। तो ये जो आपका पॉइंट ए होता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसमें आपको और भी टॉपिक और भी पॉइंट जो है वो इंक्लूड करना है इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए। इस टेम्परेचर के ऊपर जल तथा वाष्प दोनों फेस आपस में जो है वो विलीन हो जाता है। तो मैंने कहा ही था कि इस टेम्परेचर से मतलब इस पॉइंट से अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ये दोनों फेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। वक्र का निचला भाग ओ, जहां जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ए से आगे बढ़ते हो तो ये आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ ओ से अगर नीचे की ओर आते हो तो आपको जो वाटर है, जो वाटर के रूप में है अभी, वो आपका आइस बन जाएगा। मीन्स वो जो है वो आपका बर्फ बन जाएगा। मीन्स आप यहाँ से ना ही नीचे जा सकते हो, ओ से अगर नीचे जाओगे तो वो बर्फ वाला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ए से अगर इधर आप आगे जाओगे तो ये इक्विलिब्रियम ही यहाँ से एंड हो जाएगा। तो मेन जो आपका मेन कर्व है वो है ओ से ए, जिसे हम वेपोराइजेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे हमें वाटर और वेपर के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका फेस लॉ इक्वेशन जो है वो बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए, एफ जो है वो आपको इस फेस के लिए पूछा जाए तो आप देख सकते हो F = C - P + 2। तो कंपोनेंट क्या है हमारा, वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोगों ने केवल वन कंपोनेंट H2O का यूज किया हुआ है, इसलिए C = जो है वो आप 1 लिखोगे। P क्या है, फेस क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 फेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा फेस है आपका, वाटर एंड वेपर। तो यहाँ पे आप फेस के लिए जो है वो 2 लिखोगे और +2 तो पहले से ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1।
तो कर्व ए के लिए मतलब ओ ए कर्व के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जो स्वतंत्रता की कोटि होगा, उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। क्लियर हुआ आपको वेपोराइजेशन? अब हम जो है वो कर्व ओ ए डैश के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। मीन्स यहाँ पे ये वाले कर्व के बारे में तो आप जो है वो अच्छे से देख लिए ओ ए कर्व के बारे में। अब हम लोग जो है वो ये वाले कर्व के बारे में पढ़ेंगे जिसे ओ ए डैश कर्व जो है वो कहा जाता है। एक काम करते हैं, ये जो ओ ए डैश है ना, उसके बारे में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अब ये जो मेन 3 कर्व है ना, वो अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये लास्ट वाला भी आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये जो ओ ए डैश है उसका मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं जो है वो आपको ओ बी कर्व के बारे में बता देती हूँ, जिसे सब्लिमेशन जो है वो कहा जाता है। तो चलिए हम ओ बी कर्व जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओ बी कर्व में क्या होगा, देखिए यह ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। तो अगर आप कर्व ओ बी के बारे में देख रहे हो तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखना, ये जो आपका कर्व होता है वो सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। इस कर्व में सॉलिड तथा जल वाष्प जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं। मतलब ये जो आपका कर्व होगा उसमें बर्फ और गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मीन्स ये जो आपका ओ बी कर्व होगा उसमें जो है वो वेपर और बर्फ, मतलब जैसा कि आपको पता है कि आप जो है वो जब टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते जाओगे तो वो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होते जाएगा और वो बर्फ में जो है वो चेंज होते जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये आप देख रहे हो वेपर और बर्फ के बीच में जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है, इसलिए हम इसे जो है वो सब्लिमेशन कर्व जो है वो कहते हैं। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब यहाँ पे आप पॉइंट बी देख रहे हो, इससे अगर आप आगे की ओर बढ़ोगे ना तो ये पूरा आइस बन जाएगा। जो आपका बर्फ और वेपर के बीच में जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा और टेम्परेचर को अगर आप ज्यादा करोगे तो वो जो आपका वाटर है वो जो आपका बहुत ठंडा पानी है वो जो है वो बर्फ में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पॉइंट बी पर वाष्प समाप्त हो जाती है तथा केवल बर्फ ही शेष रह जाता है। तो अगर आप कर्व बी के लिए पढ़ रहे हो तो चलिए हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, F इक्वल C माइनस P प्लस 2। तो कंपोनेंट कितना है, 1 कंपोनेंट है H2O और फेस कितना है, 2 है। 2 फेस आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्या, आइस, और दूसरा जो है वो वेपर, मतलब सॉलिड और गैसियस फॉर्म यहाँ पे आपको देखने का मिल रहा है। तो फेस के लिए आप 2 लिखोगे और ये 2 तो पहले से ही है और इसका आंसर जो है 1 आएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे सब्लिमेशन फेस में तो यहाँ पे भी आपको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 देखने को मिलेगा। तो ओ और बी आपको समझ में आया। ओ बी किस लिए है, यहाँ पे बर्फ और वेपर के बीच में, मतलब आइस एंड वेपर के बीच में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ओ और ए फेस के लिए जब आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर और वेपर के बीच में आपको इक्विलिब्रियम जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और कर्व हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है ओ सी। तो यहाँ पे ये जो ओ सी कर्व है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप टेम्परेचर तो देख ही रहे हो, साथ में आप प्रेशर को भी यहाँ पे देखते जाना। देखिए यहाँ पे अगर ये सब्लिमेशन का फेज है तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर को काफी कम किए हुए हैं, और अगर बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट की तो यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो काफी बढ़ा हुआ है और टेम्परेचर भी हम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे हम कम करते जाएंगे। तो कर्व ओसी की अगर हम बात करें तो यह मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहलाता है, गलन कर्व कहलाता है। यह कर्व सॉलिड एवं लिक्विड के बीच साम्यावस्था स्थापित होता है। मींस ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें जो आपका पानी है वो अब बर्फ में जो है वो चेंज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मींस यहाँ पे जो हम टेम्परेचर को जो है वो जब जितना नीचे की ओर जो है वो करते जाएंगे, जितना कम हम टेम्परेचर करते जाएंगे, तो वो जो आपका पानी है, वो जो आपका वाटर है, अब जो है वो आइस में जो है वो चेंज होते जाएगा। तो इसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो बर्फ है और जल है वो दोनों जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप करोगे तो F इक्वल C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पे 1 कंपोनेंट है, फेस आपको जो है वो यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। पहला तो आपका आइस हो गया और दूसरा आपका वाटर हो गया, और प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा 1। तो मतलब कर्व ओसी के लिए भी आपको जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं एक और कर्व के बारे में बताने जा रही थी, वो है OA डैश कर्व करके। तो ये भी हम जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यदि जल को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक ठंडा करे तो वह हिमांक के नीचे भी लिक्विड स्टेट में रहता है। इसे कर्व OA डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप
क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जो है वो इस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, अगर हम इससे इस तरफ आएंगे तो जो पानी है वो आपका बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और इतना ठंडा हो जाएगा कि मतलब वो बर्फ बनने के कंडीशन में रहेगा, उस टाइप वाला ठंडा हो जाएगा। अगर हम इस पानी को बिल्कुल भी ना हिलाए डुलाए, बिल्कुल भी हम टच ना करें, तो ये जो आपका पानी है ना वो एकदम पानी के रूप में ही रहेगा। हालांकि वो जो वाटर है वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन वो बर्फ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप अगर इसे हिला डुला दोगे तो फिर वो बर्फ में आपका चेंज हो जाएगा, फिर वो आपका ओबी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एक ऐसा कंडीशन है OA- जिसमें जो आपका वाटर है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, लेकिन जब तक हम इसे हिलाए डुलाए नहीं तब तक वो जो है वो पानी ही रहता है। लेकिन यदि इस सुपर कोल्ड लिक्विड को थोड़ा भी हिलाया डुलाया जाए तो यह तुरंत बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब तुरंत सॉलिड में जो है वो चेंज हो जाता है, तथा कर्व OA जो है वो OA- जो है वो OB में विलीन हो जाता है। क्लियर हुआ आपको OA- क्या है? मतलब इसे ये जो O और OA- वाला जो कंडीशन है उसे हम सुपर लिक्विड कूल्ड वाटर कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पानी काफी ज्यादा ठंडा रहता है, और अगर हम इसे ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं तो ये पानी लिक्विड के रूप में ही रहता है, और अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा सा हिला डुला दे तो फिर ये आपका आइस में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो तीनों कर्व के बारे में आप अच्छे से जान लिए। पहला कर्व क्या पढ़ा आप लोगों ने? OA कर्व, जिसे वेपोराइजेशन कहते हैं। इसमें किसके किसके बीच जो है वो साम्यावस्था है, वाटर एंड वेपर के बीच में। दूसरा कर्व है जो आपका OB कर्व कहलाता है, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है, किसके बीच में है? आइस और वेपर के बीच में। तीसरा कर्व आप लोगों ने क्या पढ़ा? मेल्टिंग पॉइंट OC, जो कि वाटर और आइस के बीच में है। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये तीनों कर्व जो है वो आपस में आकर के मिलते हैं, वो कहलाता है आपका पॉइंट O। ये जो पॉइंट O है उसे हम जो है वो ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका भी नोट्स जो है वो आप लिखिए। तो ट्रिपल पॉइंट करके जो है वो आप अलग से हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखना है आपको। ट्रिपल पॉइंट जिसे त्रिक बिंदु कहा जाता है, यह वह पॉइंट है जिस पर तीनों कर्व OA, OB और OC जो है वो मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों कर्व, जैसे कि आप मेन जो कर्व देख रहे हो ना, 3 कर्व, ये तीनों कर्व आकर के पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों पॉइंट आपस में जो है वो आकर के मिल रहा है। यह पॉइंट उस टेम्परेचर एंड प्रेशर को व्यक्त करता है जिस पर ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों साम्यावस्था पर रह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप देखिए कि ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट है उसमें कितना टेम्परेचर है, मतलब कितने टेम्परेचर पे ये जो आपका वाटर है, आइस और वेपर है, तीनों जो है वो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम में है। तो आपका टेम्परेचर 0.009 डिग्री सेल्सियस और ये आपका है 4.58 mm। तो ये टेम्परेचर को आप जो है वो याद कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिसमें तीनों कंडीशन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। आइस भी देखने को मिलेगा उस कंडीशन में वाटर भी देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आपको पानी जो है वो भाप बनते हुए भी देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट को हम जो है वो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर ये है, ये आपको याद यहाँ पे लिखना है। इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रही तब मैंने कहा था ना कि वाटर सिस्टम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 होता है, क्योंकि उस कंडीशन में ऐसा कंडीशन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्थापित हो जाता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 होगा, या जिसे हम स्वतंत्रता की कोटि भी कहते हैं। सॉरी गाइस अगर आप लोगों को बैक मतलब साउंड काफी ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो इसलिए वॉइस थोड़ा सा काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा होगा आप लोगों को। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट पर यदि टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दिया जाए तो तीनों फेज से कोई एक फेज जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगर इस ट्रिपल पॉइंट में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर को इधर उधर कर दे, मान लीजिए टेम्परेचर को आप थोड़ा सा बढ़ा दो या फिर प्रेशर को कम कर दो, तो फिर ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब तीनों कंडीशन में आपको कोई ना कोई एक कंडीशन जो है वो आपका मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। F = C - P+2। तो C कंपोनेंट 1 है, ये तो पता है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 फेज का यूज किया हुआ है, आइस, लिक्विड एंड वेपर, और 2 तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो F = यहाँ पे 0 आएगा। तो ट्रिपल पॉइंट में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? लास्ट में हम जो है वो लास्ट पॉइंट क्षेत्रफल एरिया के बारे में देख लेते हैं। फेज डायग्राम में 3 एरिया AOC, AOB और BOC है।
यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एरिया आपको इस डायग्राम में दिखने को मिलेगा। पहला है AOC, दूसरा AOB और तीसरा BOC। तो AOC में क्या देखने को मिलेगा आपको? वाटर। BOC में आपको क्या देखने को मिलेगा? आइस। और AOB में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेपर। बस यही चीज को आपको लिखना है और इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, C माइनस P+1 P+2। तो कंपोनेंट 1 ही है, फेस यहाँ पे केवल एक ही है, 2 है, तो इसका आंसर जो है वो 2 होगा। तो अगर आप एरिया की बात करो तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगा। बस इतना ही लिखना है आपको वाटर सिस्टम में और बन गया आपका, ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। बस आपको बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।